अपनी टैली 125 कैसे ले जाएगी, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और राहुल महाजन सर, साथ ही स्वराज मैगजीन के सीनियर एडिटर तुषार गुप्ता जी। है तो उस तरह से नहीं है, लेकिन अगर आप संगठन देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी बीजेपी का संगठन काफी मजबूत है, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो आप कर्नाटक की बात कर लें, चाहे तेलंगाना की भी बात करें, वहां पे भी संगठन ठीक ठाक है। आप केरल की बात करेंगे तो केरल में भी बीजेपी और जो आरएसएस है उसका संगठन काफी काफी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों में एक आपको एज दिखाई देता है उस पार्टी का जिसका संगठन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हो। कांग्रेस का अगर मुझे उस तरह से अगर मैं एनालाइज करूं तो उस तरह से कांग्रेस का संगठन मुझे उतना काम करता हुआ नहीं दिखाई देता। लोग जरूर अगर वोट शेयर की बात करें इन 3 राज्यों में भी, तो वोट शेयर शायद कांग्रेस का इतना नहीं गिरा जितना जो है कांग्रेस की सीटें कम हुई है, और एक रिजेक्शन जो दिखाई देता है कांग्रेस के प्रति लोगों के भीतर, वो कहीं ना कहीं ऐसा है जिसको कांग्रेस को ठीक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जो है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन उसको अपने घर को बराबर करने, घर को ठीक करने की जरूरत है। उसे अपने अलायंस बनाने की जरूरत है दूसरी पार्टियों के साथ, क्योंकि कांग्रेस अपने आप वो प्रदर्शन नहीं कर पा रही जो कि एक चुनौती देने वाले संगठन को करना चाहिए। तो ऐसे में ये बेहतर होता है कि आप जो अपने लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके साथ बेहतर तालमेल बनाएं और एक फोर्स की तरह ये 2024 का चुनाव लड़े, ताकि बीजेपी को कुछ तो चुनौती इस तरफ से मिल पाए। अगर इसमें आईएनडीआई को जोड़ के देखें तब भी क्या उनको कोई बहुत फायदा नहीं मिल रहा है? देखिए, अगर मैं इंडिविजुअली भी देखूं, जो आप ये गठबंधन है ऑपोजिशन पार्टीज का, इसका अगर मैं इंडिविजुअली भी देखूं, चलिए हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी क्या समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में दिखती है? आपको मुश्किल दिखता है। दूसरी तरफ अगर हम बिहार में भी देखें तो बिहार में भी बीजेपी को आप ऐसा नहीं मान सकते कि वो जो है जो नीतीश कुमार है और आरजेडी है उसके मुकाबले कोई कमजोर संगठन रखती है। वहां पे भी अच्छा संगठन है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने जिस तरह का विधानसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन उनका था, काफी बेहतर प्रदर्शन उनका था, और मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा पश्चिम बंगाल में। उधर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक के जो वो ओल्ड हो रहे हैं, वो मतलब उम्र दराज हो रहे हैं, उसके कारण मुझे लगता है कि बीजेडी जो भी है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। तो मैं ऐसे सारे राज्य आपको गिना सकूंगा, जो उत्तर पूर्व पश्चिम इस तरह के राज्य, महाराष्ट्र भी मैं इसमें जोड़ लूंगा। तो आपको बीजेपी के संगठन और बीजेपी के नेता मजबूत दिखाई देंगे बनिस्बत बाकी पार्टी। तो क्या जो अभी परिणाम है इसका भी असर हो गया कि इसकी वजह से और थोड़ा सा दिक्कत बढ़ रही, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है? इसका दूसरी तरह से तो मैं मानता हूं कि देखिए, जो ये गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसमें कहीं ना कहीं दरारें दिखाई दे रही। ऐसा नहीं लगता कि
ममता बनर्जी कोई कांग्रेस के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश कोई जगह छोड़ने के लिए कांग्रेस के लिए तैयार है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी जिसको मिलेगी वो सीटें वो खींच के ले जाएगा, ऐसा मतलब खींचतान दिखाई देती है। तो ये तो सही तरीका नहीं है किसी भी मतलब गठबंधन के लिए। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि वो एक बिग ब्रदर का भूमिका निभा पाएगी इस स्थिति में, मुझे लगता है ये मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की पार्टियों से उसे डील करना है, अखिलेश यादव की पार्टी से डील करना है, ममता बनर्जी की पार्टी से डील करना है, बाकियों से डील करना है, तो मुझे लगता है कि उस तरह का वो बिग ब्रदर एटीट्यूड शायद कांग्रेस के लिए इस वक्त नहीं हो पाएगा। आपको भी ले ले तो आप भी कभी कांग्रेस के साथ दिखाई देता है, कहीं विरोध में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ये संगठन जो ये एक साथ आने की प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है। अब ये देखना होगा, समय भी कम बचा है, आपने खुद बताया कि लोकसभा चुनावों के लिए समय भी कम है। इतने कम समय में क्या वो सीट शेयरिंग कर पाएंगे, क्या वो एक ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएंगे जिसको लेके आगे चल पाए, वो क्या वो एक दूसरे के लिए अकोमोडेटिव हो पाएंगे सीटों को लेकर कि कौन कहां जीत सकता है। ये बड़े बड़े प्रश्न जो हैं वो इस गठबंधन के सामने हैं, जिनका जवाब शायद अभी तक हमारे पास नहीं। प्रेम कुमार जी, क्या ये जो अभी हार मिली है अभी कांग्रेस को, इससे पहले और इस हार के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल गई हैं और अब 24 का रास्ता बहुत टफ हो गया है INDI गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए, मानते हैं आप ये? देखिए नीरज जी, इंडिया गठबंधन जब तक एक फाइनल स्वरूप नहीं ले लेता है तब तक इसका आकलन जो है मतलब बहुत सटीक नहीं होता है। और स्वरूप लेने में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में तो मोटे तौर पर जो दिख रहा है वही रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश में अगर मायावती जी को भी साथ में लेके ये गठबंधन बन गया, जिसके आसार हैं, तो फिर हिंदी पट्टी का जो क्षेत्र है उसमें तगड़ी लड़ाई होगी। और महाराष्ट्र में भी जो नया स्वरूप क्या लेता है तो उस पर डिपेंड करेगा, उस पर अभी बोलना थोड़ा बहुत परिपक्वता नहीं है। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि किस हिसाब से कैसे व्यक्ति बनाम व्यक्ति का चुनाव अगर होगा तब तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। सही कहा हमारे मित्र ने कि भी पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, लेकिन कांग्रेस पर्सनालिटी के आधार पर या इंडिया गठबंधन पर्सनालिटी के आधार पर यह चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है। और एक संयोजक होगा लेकिन वो प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा, ये भी हमें साफ लगता है। मुद्दों के आधार पर होगा, नारे गढ़े जाएंगे उस आधार पर होगा। और इसमें जो आने वाला समय है, खास करके जनवरी का जो महीना है जिसमें राम मंदिर का भी है, 22 जनवरी की तारीख है, तो और उससे पहले 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन है। ये सब तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा जनवरी जो है राम मंदिर के इर्द गिर्द सियासत होगी और इधर ये समय होगा इंडिया गठबंधन को रीशेप देने का। अगर रीशेप नहीं हो पाता है तब तो बिल्कुल है कि बहुत पीछे है लड़ाई में। अगर रीशेप ले लिया जाता है और एक संगठित ढंग से इंडिया गठबंधन आता है, प्रेम कुमार जी, फिर वहां से टेक ले सकते हैं कि ये कितना मुश्किल और कठिन होने वाला है। प्रेम कुमार जी, दो चीजें बताइए। एक तो आप कह रहे हैं कि बसपा से भी बात बन सकती है, जो कि मेरा सवाल भी मुझे लगता है दूर दूर तक संभावना मुझे नहीं लगती है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अगर बात बन गई तो अभी तो सिर्फ हटौल चल रही है, धत्तेरे की मची हुई है, एक दूसरे को निपटा रहे हैं, बैठक तक नहीं हो पा रही, कौन बैठक बुला रहा है ये भी नहीं पता चल रहा। आपकी निजी राय क्या है? इंडिया गठबंधन कैसे कैसे काम कर रहा है भाई? कैसे मैं मान लूं कि बैठ भी जाएंगे साथ में? देखिए, मैं बेसिक बात लेकर पहले भी आपकी डिबेट में बोलता रहा हूं, अब भी बोलता हूं कि कोई भी घटक दल अब तक इसने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं रहूंगा, नहीं रहना चाहता हूं। शिकायत है कांग्रेस से और वो शिकायत बनी रहेगी। पार्टी थोड़ी है, गठबंधन है, शिकायत रहेगी। लेकिन बेसिक आधार क्या है? जरूरत जो अब जैसे तेलंगाना में जो कांग्रेस ने जीत हासिल की है वो उस बात की पुष्टि करती है कि कांग्रेस जो है अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर रही।
बाकी प्रदेशों में भी उसके कम से कम अच्छी टक्कर बोल दीजिए, वोट बैंक का बचा रहना बोल दीजिए, किसी भी रूप में ऐसा नहीं कि कांग्रेस साफ हो गई है। सीटों के टर्म्स में आप जरूर देख करके बोल सकते हैं, सरकार जाने के टर्म्स में भी अगर इसको हम डिफाइन करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी बनी रही है, राजस्थान में रिवाज रहा है, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जीता है, कांग्रेस ने भी तेलंगाना जीता है। तो इसको बस डिफाइन करने के तरीके हैं। वोट्स घटे नहीं है, वोट्स ओवरऑल 4 स्टेट में कांग्रेस के ज्यादा है, 9 लाख वोट ज्यादा है, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति कांग्रेस के साथ दिखी है, जिस वजह से समाजवादी पार्टी और आरजेडी और दूसरे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ के गठबंधन बनाना चाहते हैं या कांग्रेस बनाना चाहती है, दोनों की जरूरतें हैं। और दोनों की जरूरतें, यही जरूरत है कि मैं मायावती जी का नाम ले रहा हूं। अगर इंडिया गठबंधन बन जाता है मायावती जी को छोड़कर, तो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मायावती जी की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है, उनको पता है। यही स्थिति अखिलेश यादव जी को भी है। तो ये मौका है कि जब मिल करके अपना स्कोर बढ़ा सके। नहीं, ये अगर ये इतना ज्यादा होता तो अभी राज्यसभा राज्यों के चुनाव में थोड़ा सहयोग कर लेते आपस में। राज्य का चुनाव बिल्कुल अलग होता, वहां कौन सी किसका स्टेट था, होता तो बहुत अच्छा होता है, तो सब मानते हैं। तो अरे अच्छा, एक मिनट बताइए प्रेम कुमार जी, 4 सीटें मिल ही जाती ना, घटती थोड़ी। हालांकि उससे कुछ नहीं होता, मैंने कल एक ऐसे ही कहा था, अपनी हिंदियां यूपी में कहावत चलती, दाढ़ी बनाने से वजन थोड़ी कम होता है, कि 4 मान लो जीत भी लेते हैं सपा के साथ मिलके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माहौल बनता है भाई साथ साथ है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये सब लोग जान रहे हैं हाँ। कि भाई अशोक गहलोत जी हो या फिर कमलनाथ जी हो, ये मनमानी चला रहे थे, राहुल गांधी तक की बात की अवमानना कर रहे थे, इस वजह से ऐसी घटनाएं घटी है। खुद अखिलेश यादव जी को भी पता है, तो इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, अदरवाइज और घनघोर लड़ाई हो रही होती, बड़ी लड़ाई हो रही होती। वो जान रहे कि आलाकमान का नहीं चला है, कमलनाथ ने मनमानी की, हमारे साथ खराब व्यवहार किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो इस बात को कॉम्प्रोमाइज हुए करते हुए ये लोग गठबंधन में बने हुए हैं। अब वो जानते हैं क्या कह रहे हैं सपा वाले, बातचीत कर रहा था मैं कल उनसे एक शो में, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वहाँ क्या हैसियत है जिससे हम आपको सीटें दें, तो अब यही चीज़ मैं यूपी में पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या हैसियत है। 2.6% वोट है आपका, तो 2 सीटें ले लीजिए, 80 में से 2.6 बराबर 2 सीट, रायबलिया अमेठी लड़िए। ये सपा वाले बोले हैं। जी जी, ये बोल करके लड़ ले, वो सीट, उनको पता है कि क्या परिणाम होने वाले। आप ये समझिए कि छोटे छोटे चुनाव में भी वहां के मुस्लिम वोट्स का आकर्षण बीएसपी के साथ है, एसपी के साथ घटा है, बीएसपी के साथ बढ़ा है, ये बात अब समझिए। तो ये वो कर ले, अलग से लड़ ले। बीएसपी और एसपी एक साथ लड़े थे तो 15 आए थे, अगर दोनों अलग लड़ेंगे तब क्या होगा, और कांग्रेस भी अलग रहेगी तब क्या होगा। देखो, इसलिए उनकी जरूरत है। नहीं सर सुनो ना, अच्छा अभी दोबारा आऊंगा तब बहुत लंबी है। तुषार जी, क्या लगता है क्या माहौल बन रहा है ये? 225 सीटें जो हिंदी के 10 राज्यों में है, उसमें 225 सीट पे बीजेपी है, उसमें से भी 100 से ज़्यादा सीटों में 50% वोट के साथ वो जीते हैं, बाकियों में सारी सीटों में 1 लाख से ज़्यादा वोटों जीते हैं। ये आंकड़ा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, भले ही आपको 4 करोड़ 90 लाख वोट मिल गए, लेकिन उसमें हुआ क्या उसका? चलिए आंकड़ों पर ही बात करते हैं। 2019 में 225 सीटें थी हिंदी हार्टलैंड की। गुजरात महाराष्ट्र की भी सीटें अगर जोड़ ले तो 303 सीटें हैं। एनडीए की इस पूरे रीजन में ही, एनडीए भाजपा नहीं, एनडीए की 272 सीटें थी। अब आज आप कह रहे हैं कि 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सेंटर में, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मध्य प्रदेश में अगर 230 में से 160 सीटें फिर भी भाजपा को आ रही हैं मोदी जी के नाम पर या शिवराज जी के नाम पर, माहौल तो बना हुआ है भाई साहब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जीतना बिल्कुल तय था। भाजपा के खुद सपोर्टर कह रहे थे कि हाँ, राजस्थान मध्य प्रदेश निकाल ले, खुशी की बात होगी, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही आएगी। ये वही 2022 वाली बात हुई कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने आना था, आप भाजपा गई, गोवा में कांग्रेस ने आना था, आप भाजपा गई। तो देखिए माहौल तो बना हुआ है एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, भाजपा के लिए। अब बात करते हैं अलायंस की। अलायंस जो है आज एक बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो रखी है कि क्या करे या ना करे की पोजीशन सी बन गई है। हम बात करते हैं सीट शेयरिंग की। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश में समाजवादी को 6 सीटें दे देते,
चाहे आप वो 6 सीटें हारते, पर एक माहौल बनता कि अखिलेश और राहुल गांधी साथ आए। आप ना लड़ते, आप हार जाते, आप चाहे फिर भी बहुमत ना पाते, माहौल बनता, लोगों को लगता कि इस जुट में एक विश्वास दिखाया जा सकता है। पर आप वहां लड़ बैठे, कमलनाथ अखिलेश पे टिप्पणियां कर रहे हैं, अखिलेश कमलनाथ पे टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, जो भी हो, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर एक पॉलिटिकल कैपिटल है, जिसका आपको लोकसभा में उपयोग करना है अगर आप कांग्रेस पार्टी हैं। पर आप उस तरीके से भी नहीं सोच रहे हैं। बिहार में आपके अलायंस है दो पार्टियों के साथ, दो बड़ी पार्टियों के साथ, पर कांग्रेस के जो नए सीएम है रेवंत रेड्डी, वो बिहार के बारे में क्या बोल रहे हैं आज वो सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी अलायंस है, एक दूसरों की गलतियां ढकते ढकते अपना समय गवा रही है। और आज दिसंबर खत्म हो गया है, अभी छुट्टियां आ जाएंगी 15 के बाद, जनवरी में राम मंदिर का माहौल होगा, फरवरी में बजट की बात होगी, और करते करते फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लोगों का मन बन चुका होगा कि किसके साथ जाना है। और माहौल इस वक्त ये है कि स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए। अलायंस कहती है हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लगाएंगे। जब लोगों का मूड ही मैक्सिमम है, आप उनको मिनिमम प्रोग्राम क्यों बेचेंगे? अब मैं बात करता हूं सीट शेयरिंग पे। 3 महीने हो गए इस अलायंस की बात होते हुए, सबका एक ही सवाल था, चाहे वो उनके साथी हो या उनके विपरीत बात करते हो, एक ही सवाल था, आप सीटें कैसे बांटेंगे? अब हिंदी बेल्ट में जो कांग्रेस का खात्मा हुआ है इन 3 राज्यों में, आज अगर वो एक राज्य भी जीत जाते, कहानी बहुत अलग होती। आज 3-1 ना होकर 2-2 होता, कहानी बहुत अलग होती। पर अब हिंदी बेल्ट में आपको राउटिंग मिल चुकी है। इन 303 सीटों पर, जो हिंदी बेल्ट और गुजरात और महाराष्ट्र की सीटें, मैं पंजाब की सीटें भी नहीं गिन रहा अभी, जहां आम आदमी पार्टी भी दावेदार बनेगी, आप किस हक से, कांग्रेस पार्टी किस हक से बोलेगी कि हमें सीटें दीजिए? उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली में वो कुछ नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में जब वो अलायंस में थे वो तीसरे नंबर के पार्टनर थे, बिहार में जब इलेक्शन हुए 2015 में आरजेडी का कहना था कि कांग्रेस हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ममता बनर्जी साफ साफ कह चुकी हैं कि मैं कांग्रेस को पार्टियां सीटें नहीं दूंगी, वो वोट गार्नरिंग पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस को अगर एक स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर करना है, क्या वो रीजनल पार्टीज की तरफ करेंगी? और अगर वो सीटें मांगती भी हैं, क्या रीजनल पार्टीज ग्राउंड पर अपना स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ करेंगी? क्योंकि हम ये ना भूले, इलेक्शन 24 में खत्म नहीं हो रहा, 25 में बिहार में इलेक्शन है, 26 में बंगाल में इलेक्शन है, 27 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। रीजनल पार्टीज अपना पॉलिटिकल कैपिटल राहुल गांधी के लिए तो नहीं गवाएंगी। 25 में दिल्ली में भी है सर। दिल्ली में भी होगा 2025 भी। बिल्कुल, फरवरी में। एक सवाल तुषार जी, जो रीजनल पार्टीज खासतौर पे उत्तर प्रदेश वाली, उनके मन में तो ये डर है ना, और इस चुनाव से पहले ये डर था उनके मन में कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो कांग्रेस चाहती, इन तीनों राज्यों में वैसे मान ले प्रदर्शन बढ़िया हो जाते, हम जीत लेते तो हमारा नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाता, फिर तो हम ईमानदारी से कहते यूपी में चलेंगे 40 सीटों पे। लेकिन उसी वजह से झगड़ा चल रहा था और वो मुसलमान वोट कंसोलिडेट करने का की असली खेल थी। लेकिन अब परिस्थितियां कैसी बदली? प्रेम कुमार जी तवज्जो दीजिएगा, कल हमारे शो में ही टीएमसी के प्रवक्ता बोल गए हम तो 42 सीटों पर लड़ेंगे, जिसकी जितनी जहां ताकत है वो वहीं लड़ेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर 303 सीटों में कहीं इनको जुगाड़ी नहीं मिल रही है, तो फिर कैसे काम कैसे बने? कौन लीड करेगा एनडीए को? कांग्रेस के लिए कम से कम 100 सीटें जीतना पड़ेगा ना। ही तो सवाल है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। प्रेम कुमार आ रहा हूँ। हाँ तुषार जी, मैं 24 के लेकर एक ही बात बोलता हूँ और बहुत सरल बात कहता हूँ। 24 का गणित इसमें नहीं है कि भाजपा कितनी सीटें निकालेगी। 24 का गणित एक सिंपल सवाल में है कि क्या कांग्रेस 80 सीटें हिंदी बेल्ट में अपने बलबूते पे निकाल सकती है या नहीं। और जैसा माहौल है, जैसे अब इन 3 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, 80 सीटें कहीं आती नहीं दिख रही। और एक और सवाल है, तेलंगाना में बहुत माइनॉरिटी वोट जो है और एक बहुत कास्ट और कुछ सर्टेन कास्ट का वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये देखकर रीजनल पार्टीज घबराएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि जो उनका माइनॉरिटी वोट है या उनका कोर वोट है, जैसे उत्तर प्रदेश में यादव वोट है, बिहार में एक यादव वोट है, बंगाल में एक माइनॉरिटी का बहुत स्ट्रांग वोट है, वो कांग्रेस की तरफ जाए। तो रीजनल पार्टीज की अपनी भी चिंताएं बहुत हैं।
मई 2023 में परिस्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस कर्नाटका जीतकर थोड़ी एरोगेंट, थोड़ी घमंडी हो गई थी, और शायद उनके पास उस वक्त वजह भी थी कि हम कर्नाटका जीत गए, शायद मध्य प्रदेश भी जीत जाएंगे, चाहे राजस्थान का उलटफेर भी रोक देंगे। पर 6 महीने में परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज रीजनल पार्टीज की बार्गेनिंग पावर इस पूरी अलायंस में कहीं ज्यादा है, पर अगर उन 303 सीटों में कांग्रेस 80 सीटें नहीं जीत सकती, 2024 का इलेक्शन उसी वक्त तय हो चुका होगा। कर्नाटक में जेडीएस का एक चंक जब खींचा अपनी तरफ कांग्रेस ने, और जिससे उन्होंने बढ़त बनाई और सरकार बना ली अच्छी से जीत के, वहीं से सारी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। उनको लगा कि ये फार्मूला मेरा चल गया है और इसी को मैं करता हूँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मुस्लिम वोट पर रिगेन करने वाली लड़ाई थी, जिसकी वजह से अखिलेश जी एकदम परेशान हो गए थे और उन्होंने वहीं से बयानबाजी शुरू कर दी थी। हाँ प्रेम कुमार जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, इसमें मतलब क्या, इससे पहले जो बात हो रही थी, जो तुषार जी जिसको एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ, जो जो बात हो रही थी, देखिए परिस्थिति में जो बदलाव आया है, वो बदलाव अगर 42 सीट टीएमसी देना चाहती है, मान लीजिए टीएमसी किसी को नहीं बांटना चाहती है, और आप प्रवक्ता आपके यहाँ कह रहे हैं, तो एक तो बात है, ये हास्यास्पद बात है ना कि अगर 42 सीट आप ही लड़ना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन होगा कैसे? नहीं होगा। तो ये मतलब इसको नहीं मानने वाली बात है। तो चूंकि उनकी जरूरत है ममता बनर्जी की, तब तो इंडिया गठबंधन में आएंगे। अगर नहीं जरूरत है तो फिर लड़िए, 42 सीटें पर अकेले लड़ लीजिए। तो वो ये बात मानने लायक नहीं है। इंडिया गठबंधन पर जब बात होगी तो फिर सारे दलों के लिए कौन क्या कर सकता है उस पर बात होगी। सीट शेयरिंग एक चैलेंज है, पहले से चैलेंज है, लेकिन जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी तो गठबंधन होगा नहीं। तो इसलिए सीट शेयरिंग होना ही है, ये भी तय बात है। तो इस तरीके से प्रेम कुमार सर, बहुत सही जगह पे आप ले, मैं यही तो कह रहा था। मुझे एक स्टेटमेंट नहीं याद है समाजवादी पार्टी का या ममता बनर्जी का जब उन्होंने ये कहा हो कि हम कांग्रेस के साथ कुछ शेयर। उनका डे वन से फंडा क्लियर था कि जिसकी जितनी जहां मजबूत है वही लड़ना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये था कि आप मध्य प्रदेश में लड़ो, छत्तीसगढ़ में लड़ो, राजस्थान में लड़ो, हिमाचल में लड़ो, पंजाब में लड़ो, बंगाल में हम लड़ेंगे, अखिलेश कहते यूपी में हम लड़ेंगे। ये बहुत महीन गेम दोनों खेल रहे थे। कांग्रेस को लग रहा था कि जरा 3 राज्य में निपटा दूं, फिर इनको बताता हूं कि कौन कहां खेलता है। उनको ये लग रहा था कि हम अपने अगर टर्फ छोड़ देंगे तो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल होगी। तुषार जी, बहुत छोटा कमेंट, फिर मैं सज्जन जी के पास जाऊंगा, बोलिए। मैं एक बहुत छोटी बात कहूंगा, हम सीट शेयरिंग को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। कहानी सीट शेयरिंग पे खत्म नहीं होती। अगर आपको चुनाव जीतना है, ग्राउंड पे स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर भी चाहिए। अगर टीएमसी 42 में से 5 सीटें भी कांग्रेस को देती है बंगाल में, तो उन 5 सीटों पर अगर अलायंस को जीतना है तो स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर चाहिए। मेरा वही सवाल है, कोई राज्य की पार्टी, क्योंकि अगर आप देखें स्टेट में जो रीजनल पार्टीज इन 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनमें जो पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ के लीडर्स का है वो राहुल गांधी के नेशनल पॉलिटिकल कैपिटल से कोसों ज्यादा है। तो वो अपना वोट शेयर राहुल गांधी के लिए कभी नहीं गवाएंगे। वो स्ट्रेटेजिक वोट ट्रांसफर होना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस अलायंस का साथ आना बहुत मुश्किल है। जी, प्रोफेसर सज्जन कुमार जी, आपको क्या लगता है 24 में ट्रिक बताइए कि जिससे इंडिया गठबंधन या राहुल जी या कांग्रेस वाले इसको काउंटर कर सकें? सज्जन जी नहीं, देखिए, हाँ बोलिए सज्जन जी। या तो काफी देर हो चुकी है और चुनाव के पहले ऐसा लग रहा है कांग्रेस अगर हिंदी पट्टी, और देखिए कांग्रेस। सज्जन जी, मैं आपका ऑडियो रिपैच कराता हूँ, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही। राहुल जी, सवाल आपसे, कैसे निपटेंगे? अभी हम लोगों ने तो एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ क्या था। अभी जैसे प्रेम कुमार जी एक मोड़ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत जायज़ है कि भैया मजबूरी है सबकी मोदी जी को हराना। एक तो मुझे इसमें दिक्कत है कि ये नेगेटिव कैंपेन है कि मुझे ये गठबंधन बनाया इसलिए हमने कि मोदी जी को हराना है। आपका आइडिया क्या है? ये लेके जाएंगे आपकी, या मोदी जी को हराना इसलिए हमने गठबंधन बनाया है? क्यों हराना मोदी जी को भाई, ऐसा क्या किया उन्होंने? राहुल जी, देखिए, तो मुझे लगता है कि चुनाव कांग्रेस को उन मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा जो सच में जनता के लिए हैं, मतलब उनके दिल में वो मुद्दे हैं जो कि उनको अफेक्ट करते हैं। उन मुद्दों पे अगर चुनाव लड़ेंगे, देखिए अगर आप बीजेपी के टर्फ पे चुनाव लड़ेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व में घुस जाएंगे
आप जो है वो स्कीमें देने की कोशिश करेंगे जनता को, जो लुभावनी स्कीमें हैं, तो उसमें तो बीजेपी और आगे चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अब दूसरी बात जो आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं, भाई ज्यादातर राज्यों में अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो कांग्रेस तो तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की पार्टी बनी हुई है। ऐसे में वहां का रीजनल दल अगर जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी है तो वो कांग्रेस के लिए जगह क्यों छोड़ेगा? अब उसकी वजह जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि अगर जरूरतें ना होती तो ये गठबंधन की बात ही नहीं हो रही होती। तो रीजनल पार्टीज को जितना डर बीजेपी का लग रहा है, क्या उतना ही डर उसे कांग्रेस का नहीं लग रहा होगा कि कांग्रेस जैसी पार्टी आएगी, हमारा जो पे काम करेगी, हमारा वोट बैंक ले जाएगी और हम क्या करेंगे? तो देखिए, एक होता है कि आप जो है किसी के साथ मिलकर स्ट्रेंथ बनाएं और एक होता है कि आप किसी के साथ मिलकर लूज कर जाएं। तो ऐसी राजनीति तो शायद करना मतलब कोई भी नहीं करेगा कि आप कांग्रेस के साथ मिलें, अपना वोट, जैसे अभी मेरे सहयोगी बोल रहे थे कि कांग्रेस का वोट, जो आप अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दें और कहें कि चलिए अब हम मिलके जो है बीजेपी का मुकाबला करते हैं। तो ऐसे में ये बातें होंगी कि अगर जीतेंगे तो केंद्र में किसको क्या मिलेगा। फिर जब यहाँ पर लाभ और उस सब चीजें आ जाती हैं तो फिर बीजेपी से निपटना बड़ा मुश्किल होगा और मुझे लगता है सीट शेयरिंग में ही मामला फंस जाएगा। जी सज्जन जी, आपको आवाज़ मेरी अब आ रही होगी, तो बताइए सर 24 के लिए क्या स्ट्रेटजी है और कैसा दिख रहा है आपको 24 का माहौल? अच्छा, सज्जन जी का अभी भी दिक्कत आ रही है। प्रेम कुमार जी अब आपसे सवाल थोड़ा दूसरा पूछता हूं मैं। मुझे ये बताइए, 3 तारीख को रिजल्ट आए, आज तक कोई सीरियसनेस आपको दिख रही है इंडिया की? मैं बहुत मतलब कंसर्न क्वेश्चन है ये मेरा। कोई बैठक होए, कोई बातचीत होए, एक बैठक का माहौल बना, उसको कैंसिल कर दिया गया, किसी ने कहा मेरे तो बताया ही नहीं, मेरे अपने अलग अलग प्रोग्राम। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी अखिलेश यादव के पास या किसी ममता बनर्जी के पास इससे ज़रूरी क्या काम हो सकता है। आप 4 महीने बाद नेशनल इलेक्शन में जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मुझे तो बताया नहीं गया, इसलिए हमारे अलग प्लान्स लगे हुए हैं। हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम होता नहीं किसी के पास, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। लेकिन ना कोई बातचीत, ना कोई बैठक, ना कोई संयोजक, ना कोई सेक्रेटरिएट। नीतीश कुमार जी ने पहले तो कहा था कि सब लोग बिजी हैं चुनाव में, देखेंगे कांग्रेस कब फ्री होती है। अब कांग्रेस फ्री हो गई तो नीतीश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए नीरज जी, अब से थोड़ी देर पहले तक भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में विपक्ष के तमाम नेता बैठक कर रहे थे। हो सकता अभी भी चल रही हो बैठक। तो पूरा इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जरूर पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। वो हो सकता है ये सीट का जो सत्र चल रहा है उसके लिए बैठक हो। कहने का मतलब है कि वो टच में है। ये मैं कह रहा हूं कि टच में है और इंडिया बोल करके बैठक कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये बात सही है कि आपने जो कहा गंभीरता वाली बात, कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई, उसको बुलाने का जो अंदाज है वो लोगों ने को पसंद नहीं आया, घटक दलों। अब ये बैठक लालू प्रसाद जी बुला रहे हैं और कांग्रेस को इस बैठक में आना होगा। माने स्थिति उलट गई, कांग्रेस नहीं बुला रही है बैठक, लालू प्रसाद जी बुला रहे हैं। और वो जैसे ममता जी नाराज हुई या अखिलेश जी हुई तो उनको भी बैठक बुलाने का हक नहीं मिला, अदरवाइज मैसेज और गलत जाता। तो इस तरीके से एक एकोमोडेशन हुआ है कि इस चीज को ठीक करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि कांग्रेस बैठक बुलाएगी और सब उसमें शामिल होंगे, बल्कि इस पे एक डेमोक्रेटिक तरीका होगा। तो इसको हमें लगता है कि कोई सही तरीका है, असर्ट भी करना चाहिए अपने हक के लिए, एक गठबंधन को सम्मानजनक ढंग से बनाने के लिए। और विनर है, उसने एक मीटिंग कॉल की है, इसलिए सबको आना है। कल खड़गे जी ने बुलाया, अब लालू जी बुला रहे हैं मीटिंग। मान लिया लालू जी की बुलाए में नहीं गया कोई, तो लोकस असिडाई क्या है? कौन है लालू जी? उसके एक सदस्य हैं गठन के। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने दिन हो गए, एक ये इसमें तो किसी रैली की जरूरत नहीं थी, एक कमेटी बना लेते भाई ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। इस पर दोबारा आता हूँ, पहले सज्जन जी जुड़ गए, बहुत देर बाद जुड़े। सज्जन जी, 24 का माहौल क्या बन रहा है इस समय? देखिए, फिलहाल तो माहौल तो स्पष्ट है, लेकिन जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, वो तो अब देखिए, अभी शिव जी की बारात है वो, उसमें अब एक बात आप बताएं, ऑलरेडी 2023 का जो चुनाव हुआ उसमें परिणाम मान लीजिए कि कांग्रेस के पक्ष में भी आ जाता, तो भी 24 के परिणाम में बीजेपी की जो एक एज थी उस पर बहुत असर नहीं पड़ता। कारण क्या है? पिछले 1 साल में जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत राज्य स्तर पर रिवाइवल हुआ है, वो देखिए वहां के प्रदेश नेतृत्व के कारण हुआ है।
एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस का रिवाइवल राहुल गांधी के बावजूद हो रहा है, राहुल गांधी के कारण नहीं हो रहा है। अब आप कर्नाटका में जीते या हिमाचल में जीते, उसमें शीर्ष नेतृत्व का कहीं कोई योगदान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो जिस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था उस समय गुजरात का चुनाव भी हो रहा था, उतना ह्यूमिलिएटिंग डिफीट नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप देख लीजिए, ममता बनर्जी अगर जुड़ जाती हैं इंडिया अलायंस में, उसका महाराष्ट्र में क्या फायदा होगा? शरद पवार जुड़ जाते हैं, क्या उसका बंगाल में? ये तो समिट फोटो ऑप है जिसमें आपने बहुत नेताओं के साथ कर लिया। इसके लिए एक मुद्दा चाहिए था। अगर चुनाव कांग्रेस जीत जाती हिंदी पट्टी में, तो ओबीसी कास्ट सेंसस का, रिजर्वेशन का, कम से कम कहने के लिए इनके पास एक ड्राइविंग इशू होता, इंजन होता वो इशू आगे ले जाने का। अब हुआ क्या है, इन 3 राज्यों में जो ओबीसी में बहुमत है, वहां तीनों जगह इनकी पटकनी हुई। ये पटकनी तब हुई जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनके पास चेहरे थे, बावजूद इसके हारे। और इन नेताओं का जो प्रदेश के हैं, इनका लोकसभा में तो कोई असर नहीं होता, वहां तो राहुल गांधी होंगे। अब सवाल है कि राहुल गांधी के चेहरे पे 24 में तो सवाल ही नहीं है कि ना तो मुद्दा आपका आगे है, ना तो आपके पास कोई चेहरा है जो मैच कर पाए। और रही बात, अब आपको इंडिया अलायंस सीरियसली क्यों लेगा? और एक और बात स्पष्ट है, हमेशा यह देखा जा चुका है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को क्षेत्रीय दल जितना ज्यादा सीट देते हैं, उतना ही वह बीजेपी और एनडीए के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आपका संगठन नहीं है तो जो प्रत्याशी आपके आते हैं वो कमजोर होते हैं, उससे बीजेपी को फायदा होता है। तो आज की स्थिति में देखिए, जो कांग्रेस को एक परसेप्शन एडवांटेज की जरूरत थी, और कांग्रेस अगर जीत जाती, जो एक कैप्टन की भूमिका में आ सकती थी, ओबीसी के आधार पे, बाकी आधार पे मुद्दों को आगे ला सकती थी, वो सारा का सारा प्लॉट जो है, जो परसेप्शन एडवांटेज की जरूरत थी कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को, ये खो चुके हैं। और अब समय नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। अब रही बात मायावती जी की, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनकी नजर 2027 में होगी। अगर उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाती है तो 27 में तो समाजवादी पार्टी उसे खा जाएगी, जो भी थोड़ी बहुत बची खुची वोट परसेंटेज है। ऐसी स्थिति में हमें नहीं लगता है कि अब कुछ बची हुई है बात है। ऑलरेडी जहां तक लोग बता रहे हैं दबी जुबान से, राहुल गांधी जी 2029 की तैयारी कर रहे हैं। 24 हमें नहीं लगता है कि बहुत सीरियसली इंडिया अलायंस फाइट करने वाली है। अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं कि बड़ा विश्लेषण आपने तगड़ा कर दिया। परसेप्शन की ज़रूरत है एक, और आपने एक शब्द कहा कि राहुल के बावजूद जीत रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक, उनके कारण नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि देखिए, जो विधानसभा चुनाव हर जगह जो स्थानीय मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं, और जहां जहां बीजेपी के खिलाफ कुछ, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो, महंगाई का मुद्दा हो, जैसे कर्नाटका का इशू आप देख लें, उसी तरीके से हिमाचल में आप देख लें जहां पे कांग्रेस की जीत हुई। कहने का मतलब है कि इन जीतों में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, वहां की पब्लिक की जो स्थानीय बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ जो गुस्सा था, वो मूल कारण था। उसमें राहुल गांधी कहीं से भी एक कारण नहीं थे। इसलिए हमने कहा कि राहुल गांधी स्टेट असेंबली इलेक्शन जो कांग्रेस कहीं कहीं जीती है, वो कोई स्विंग फैक्टर नहीं थे। मोदी अभी भी स्विंग फैक्टर है प्रदेश नेतृत्व में भी, जो छत्तीसगढ़ में दिखा, जो इवन राजस्थान में दिखा, जहां बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व बहुत क्लियर नहीं था, बावजूद इसके मोदी ने कैंपेन किया और जीता। वो स्थिति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे नहीं है। अब आप जबरदस्ती, कांग्रेस अगर जीतती है तो उसे राहुल गांधी को जोड़ दें, भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ दें, तो वो एक बनावटी बात हो जाती है। तो जब आप विधानसभा के चुनाव में जब मुद्दे बीजेपी के खिलाफ थे, एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में, जब वहां नहीं जीत पाए, तो लोकसभा के चुनाव जिसमें आधे से ज्यादा एंटी बीजेपी वोटर ऑलरेडी प्रो मोदी हैं आज की तारीख में जमीन पे, वहां आप कैसे एक मुद्दा या एक चेहरा बन सकते हैं? इसलिए हमने कहा राहुल गांधी के बावजूद कांग्रेस किसी किसी प्रदेश में जीत जाती है, उनके कारण नहीं जीती। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राज्य स्तरीय चुनाव हैं उसमें चाहे सामने बीजेपी हो या सामने कोई और दल हो, और अगर कांग्रेस वहाँ जीत रही तो इसलिए जीत रही क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नाराजगी, स्थानीय नेताओं की उठापटक है, उसके कारण जीतते, ना कि राहुल जी की यात्रा या राहुल जी के चेहरे या उनके प्रचार से। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और यही कारण देख लीजिए, राजस्थान में हार गई कांग्रेस, लेकिन देखिए प्रदर्शन इस बार काफी अच्छा रहा, क्योंकि वो 20 से 40 सीट में सिमटने वाली हार नहीं है जो पहले होती थी, और वोट परसेंटेज में भी ठीक ठाक है। तो वो गहलोत साहब हैं, भूपेश बघेल हारे, उसमें बहुत कारण हो सकते। कारण है
कि यहां पे बीजेपी में संगठन और शीर्ष नेतृत्व एक एडिशनल फैक्टर है। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन एक बैगेज है, एक बर्डन है प्रदेश नेतृत्व पे। और यही नहीं, वो एक फाइनेंशियल बर्डन भी है प्रदेश नेतृत्व पे। आपको छत्तीसगढ़ से पूरी फंडिंग चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे हर जगह लड़ने के लिए, आपको प्रदेश नेतृत्व से पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सवाल है कि कांग्रेस के अगर प्रदेश रीजनल छत्रप्स की बात आप करें कांग्रेस में, क्या उन्हें किसी भी तरीके से शीर्ष नेतृत्व से और सेंट्रल लीडरशिप से और जी। ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंडिंग सपोर्ट मिलती है? यहां तो हर कुछ उल्टी गंगा बह रही है। तो लोकसभा चुनाव में ये स्थानीय नेतृत्व तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, ये पहले भी हुआ है। तो यहां पे आप देखिए कि कांग्रेस अभी बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रही है। और 24 हमें नहीं लगता है, 24 एक डिब्बा बंद चुनाव हो चुका है। परसेप्शन में भी शायद परसेप्शन में कंफ्यूजन होता अगर कांग्रेस अच्छा करती, लेकिन इस बार तो ना तो परसेप्शन में कंफ्यूजन होने वाला है, ना तो रियलिस्टिक जी। ग्राउंड पे कोई परसेप्शन होने वाला है। तुषार कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तुषार जी। आपने कुछ समय पहले एक बड़ा मजेदार सा उदाहरण दिया सोसाइटी की कमेटी मीटिंग्स पर। तो कई बार सोसाइटी में जो कमेटी मीटिंग्स होती है, कई लोगों के पास कोई आइडियाज नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, वो समोसे और चाय के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये अलायंस भी कुछ ऐसी ही थी। चुनावों से पहले ये अलायंस साथ इकट्ठी हुई देखने के लिए कि अगर कुछ हो सकता है, पर इस अलायंस का जो पूरा अस्तित्व था वो इन 3 राज्यों के परिणाम पर बनने वाला था। अगर कांग्रेस राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में से 2 कोई राज्य जीत जाती तो ये अलायंस कहीं आगे जा पाती, शायद कास्ट सेंसस पे, शायद ओबीसी के मुद्दों पर अब ये तीनों राज्यों में जब कांग्रेस साफ हो चुकी है, आप वोट शेयर की बात चाहे करें, पर अगर आप 2018 में यही 3 राज्य जीतकर 2019 में लोकसभा हार चुके हैं, तो 2023 में जब आप ये तीनों राज्य हार गए तो 2024 में तो फिर जीत की कोई उम्मीद भी रखना व्यर्थ है। तो ये वही कमेटी पार्टी बन के रहेगी। और एक और बात मैं कहूंगा, जी। कई बार कॉलेज में परीक्षाओं से पहले कई विद्यार्थी होते हैं कि एक रात परीक्षा से पहले जेरोक्स निकालते हैं, नोट्स का साथ मिलते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, पर वो कभी परीक्षा में टॉप नहीं करते। आप आखिर में चाहे जितना शोर मचा लीजिए, जितना सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए, जितना राज्यतंत्र बचाने की बात कर लीजिए, जनता का जो एक मूड है वो इन 3 राज्यों में दिख चुका है और 2022 में भी दिख चुका था। नीरज जी, एक बात गौर करनी चाहिए, 2020, 21 और 22 के कुछ महीने इस देश के लिए सबसे मुश्किल महीने थे, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो। कोविड की महामारी थी, इकोनॉमिक लॉकडाउन थे, कारोबार बंद हो रहे थे, फिर भी 2022 में जब बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ, लोगों ने भाजपा में विश्वास दिखाया। 2023 में दिसंबर में फिर से भाजपा में विश्वास दिखाया। तो अब कहना कि 4 महीने में कोई ऐसा जादू हो जाएगा कि अलायंस के लिए टफ वोट है। पड़ेंगे, ऐसा मुझे होता दिखता नहीं। जी। प्रेम कुमार जी आप इशारा कर दें, क्विक कमेंट करिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा, लौट के आते फिर बताइए सर। प्रेम कुमार जी जल्दी से। तब मैं सज्जन कुमार जी के विश्लेषण पर कुछ बोलना चाह रहा था हाँ। कि वो तो जैसे राहुल गांधी की मौजूदगी में वो चुनाव कांग्रेस हार जाती है या उनका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और नरेंद्र मोदी जी के पास में प्लस स्विंग वोट है, लेकिन ये भी समझिए कि उनका माइनस स्विंग भी है, उसको नहीं बोलते हैं, छिपा जाते हैं। भाई कर्नाटक में मोदी जी के ही तो नाम पर गए थे, तो माइनस स्विंग वोट था। आप वहां बोलते हैं कि कांग्रेस लोकल लीडरशिप के कारण जीत गई, तो भाई बीजेपी नेशनल लीडरशिप के कारण क्यों हार गई? ये पॉइंट मैं ब्रेच करना चाह रहा था। नहीं, इसका मैं जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक मेरे लेना, लौट के आगे इसी का जवाब मैं सज्जन जी से लूंगा, और साथ ही मैं क्या और पूछने वाला हूं ब्रेक के बाद मैं बता देता हूं। इन चुनाव पर ऐसा लग रहा है ना कि सारे क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि भैया जिनके भरोसे ही हम लोगों ने मुहिम बनाया था कि देश भर में एक माहौल बनेगा और मोदी जी को हराया जाएगा, उनका तो ये हाल है। तो अपना अपना देखो, जैसे होता ना कि दोस्तों भी, भैया अपना अपना देख लो, मैं अपना कर्नाटक देख रहा हूँ, मैं अपना छत्तीसगढ़ देख रहा हूँ, मैं अपना बंगाल देखूंगा, कांग्रेस अपना देखे, उसको जहाँ जैसे समझ में आए। तो क्या ये सिचुएशन बन गई है क्या इस गठबंधन को लेकर के? क्योंकि मेरा मूल सवाल ये था कि ट्रिक क्या है। अब आप लोग की बातचीत में तो कोई ट्रिक दिखी नहीं रही कि आगे जाके कहीं पे कुछ बात बन सके। छोटा सा ब्रेक, लौट के आता है।
एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत करें 2024 के चुनाव के लिए क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है। तो अभी सज्जन कुमार जी और प्रेम कुमार जी के बीच में एक तर्क वितर्क हुआ और उसका जवाब सज्जन जी को देना। सज्जन जी बताइए, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आप ये क्यों भूल गए कि कर्नाटक में मोदी जी का फेस नहीं चला। नहीं देखिए, अब जब हमने कहा कि मोदी जी एक स्विंग फैक्टर हैं विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा में तो कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, प्रेम कुमार जी भी इस बात को मान रहे हैं कि लोकसभा में तो इस पे कोई विवाद नहीं है। विधानसभा की बात में देखिए, बीजेपी जब हमने कहा स्विंग फैक्टर है, इसका मतलब है जो भी ग्राउंड सिनेरियो है, जो भी बीजेपी प्रदेश नेतृत्व या संगठन के कारण जो वोट का बेस है, उसमें मोदी जी कुछ ऐड ही करते हैं। अब ऐड का मतलब है बेस बिल्कुल नीचे हो तो उसको जितवा देना नहीं होता है, बस जाके कुछ सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये भी देखिए, बंगाल में आप हारे लेकिन लगभग 40% वोट आया, 77 सीटें आई। त्रिपुरा जैसे राज्य में आप लगातार 2 बार जीते। ये सब मोदी के चेहरे पे प्रदेश चुनाव में भी। आप एक उदाहरण ये देते जिसमें राहुल गांधी जी ये क्लेम कर सकते हैं, कहने की बात नहीं है, ये एक एनालिसिस की बात है, जिसमें किसी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी गए हों और उनके कारण वहां पे कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट जो है वोट का वो बढ़ गया। उस मायने में हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कोई एसेट नहीं है। दूसरी बात आप एक और देख लें कि यहां पे राहुल गांधी जिस राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी को चला रहे हैं कई बार से, वहां पे उसका जो आर्थिक एक संकट है उसमें तो वो कंप्लीटली, अभी तक भूपेश बघेल की समस्या क्या थी, छत्तीसगढ़ जो था वो कांग्रेस का एटीएम बन चुका था, अब वो चीज तेलंगाना के पास चला जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा जो है कांग्रेस के लिए, जिस प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश सरकार रहती है और उनके जो नेता, उनके लिए वो बहुत बड़े बैगेज बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के अलावे कांग्रेस कहीं भी चुनाव लड़े। अब असम में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, भूपेश बघेल जी थे। प्रियंका जी ये 2022 में यूपी को देख रही थी, वहां पे छत्तीसगढ़ की पूरी टीम, उनके राजनीतिक सहयोगी वीरेंद्र वर्मा से लेकर सब बैठे हुए थे। अब तेलंगाना जो है इस चीज की पूर्ति करेगा क्योंकि वहां पे रिसोर्स है। ऐसी स्थिति में वो एक बैगेज है, वो एसेट नहीं है। मोदी जी एक एसेट है। हाँ, कर्नाटका में हार गई क्योंकि भाई आपकी स्थिति, सबसे पॉपुलर लीडर को आप हटा देंगे, ब्लंडर करेंगे, ऑलरेडी आपके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है, तो उसमें मोदी जी 10% का स्विंग नहीं लाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव ही लाते हैं, तो बैगेज नहीं बनते हैं जी। अच्छा, मोदी जी या बीजेपी, मोदी जी कहिए, बीजेपी क्या, जब से मोदी जी है तब से ये सब मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रयोग करते हैं वो, और प्रयोग बहुत फ्यूचरिस्टिक होता है उनका। अभी जो मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, राजस्थान में प्रयोग किया, ये बिगेस्ट रिस्क है कि आप अपने वहाँ के टॉप फेसेस को हटा के फ्यूचरिस्टिक चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम ही लोग एनालिसिस में कहते थे, अरे बताइए वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया, मामा जी को तीसरी लिस्ट में जाके टिकट दिया, ये सब इतने बड़े रिस्क क्यों ले रहे हैं आप, इतने आपके लिए क्रूशियल स्टेट है। लेकिन वो लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको कैसे मैन्यूवरिंग करनी और आगे कैसे फ्यूचरिस्टिक ले जानी। ऐसे ही इकोनॉमिक सेंस में जीएसटी का रिस्क दुनिया की कुछ 1-2 सरकारों ने लिया था, जिसने लिया वो हार गया, लेकिन मोदी जी ने लिया और मिड टर्म में लिया। तो ये खैर उनकी आदत है, उनकी पर्सनालिटी का ट्रेट है, जिसको इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, अब छोटे छोटे जवाब चाहिए मुझे। राहुल जी के पास से शुरू करते हैं। राहुल जी, क्या एनडीए के पास कोई चेहरे की भी जरूरत है क्या, या ऐसे ही लड़ेंगे ये लोग सब? कोई चेहरा चाहिए ना उनको क्या? अब मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी का चेहरा जो है वो सबको स्वीकार नहीं है, तो शायद प्रेम जी उसको नहीं मानेंगे, लेकिन बात तो यही है कि राहुल गांधी उस तरह का नेतृत्व जो है वो शायद प्रोवाइड नहीं कर पाए कांग्रेस को भी, और अगर कोई गठबंधन होता है तो उसको भी। अब क्या उसके इतर या उसके अलावा कोई चेहरा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल चेहरे हैं। नीतीश कुमार का चेहरा है, ममता बनर्जी का चेहरा है। ये ऐसे चेहरे हैं जिसपे बाकी पार्टियां स्वीकार कर सकती हैं, और भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 2 लोगों का नाम ले रहा हूं तो सिर्फ यही है, बाकी लोग भी हैं जिनके चेहरे हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है। पर कांग्रेस क्या गांधी परिवार से हटकर किसी और चेहरे को स्वीकार करेगी और ऐसा होते हुए भी गठबंधन करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है खुद कांग्रेस के नेताओं को शायद नहीं मालूम होगा, और वहां पे ही दिक्कत पैदा होती है। अब ये भी कहा जा सकता आपको बनाया गया ना अध्यक्ष, तो मुझे लगता है खड़गे साहब को अध्यक्ष तो तब बनाया गया जब मार हो गई पार्टी में कि भाई कोई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है तो चलिए बना देते हैं किसी को। पर क्या हमने यूपीए की सरकार देखी है, उसमें प्रधानमंत्री का हमने जो है कार्यकाल देखा है मनमोहन सिंह जी का। क्या मनमोहन सिंह जी को गांधी परिवार ने इंडिपेंडेंटली काम करने दिया? ये सवाल उठता है इस देश में।
तो ऐसे में जो एक गांधी परिवार की एक छत्र छाया है, उससे कहीं जो कांग्रेस है उसको निकल के बाहर आना होगा और ऐसे में एक ऐसा नेतृत्व देना होगा जो सबको स्वीकार्य हो, अगर उनको कोई अलायंस पार्टनर्स चाहिए। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी तो मुंह फुलाए हुए हैं, गुस्सा है आजकल, रिसा गए हैं, पता नहीं कब मानेंगे वो। चाहे व्यापार कारोबार हो, चाहे राजनीतिक कारोबार हो, जो व्यक्ति या पार्टी प्रयोगधर्मी नहीं होती, नवाचार नहीं करती, आगे की नहीं सोचती, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अपने बिजनेस में भी देखते हैं कि अगर आप बहुत इनोवेटिव नहीं है तो आपका धंधा कुछ समय बाद स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर वो चलता नहीं है। और सज्जन कुमार जी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है तो समझ आइए, एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन इज द की टू सक्सेस। तुषार जी क्या होगा भाई, कोई चेहरा ही ले आए कम से कम। देखिए, अगर राहुल गांधी चेहरा बनते हैं अलायंस का, तो भाजपा प्लस को जो एनडीए है उसको 350 सीटें। अगर कोई और चेहरा बनते हैं, नीतीश कुमार या ममता या अखिलेश, ऐसा होगा नहीं, पर मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, तो भाजपा प्लस की फिर सीटों का कोई अंत नहीं है, 380, 400। ये सब चीजें एक साल पहले होने वाली होती हैं। अब 4 महीने पहले, 3 महीने पहले चुनाव के, जिसमें जनवरी पूरा राम मंदिर की तरफ बातचीत होगी और कोई विशेष मुद्दे पे बात नहीं होगी। आप कहें कि हम सीट भी अभी डिसाइड करेंगे, हम चेहरा भी अभी डिसाइड करेंगे, हम मुद्दा भी अभी डिसाइड करेंगे, हम कैसे लड़ना है वो भी अभी डिसाइड करेंगे। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते, ऐसे बस अपना मजाक उड़वाया जाता है। प्रेम कुमार जी, कैसे, क्या आपको लगता है किसी फेस की जरूरत है, या आप ये उदाहरण मुझे दे सकते हैं जो अक्सर मुझे दिया जाता है कि 2004 में कौन सा फेस था? सही बात है। देखिए 2004 या 3 जो है, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी इसी किस्म से थी कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय में सबसे लोएस्ट थी, आज और भी लोएस्ट है, उस समय में सबसे लोएस्ट थी। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता था और बहुत मजे से चल रही सरकार थी। इसके बाद भी तब कांग्रेस की पॉलिसी थी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वही नवाचार किया जिसकी बात आप कर रहे हैं और यूपीए बनाया, और यूपीए के साथ में वो चुनाव मैदान में आई और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चली गई। ये इतिहास है। लगभग ऐसी परिस्थितियां, ऐसे ही तीनों राज्य हारे थे बीजेपी के हाथों, सब कुछ सेम था। और आज एक बार फिर नवाचार करने का ही अवसर है कि यूपीए नहीं, इंडिया गठबंधन सामने है। तो ऐसा नहीं है कि आज एक बात ईमानदारी से समझिए, देश के तमाम विश्लेषक जो हैं वो राहुल गांधी को तो हमेशा से नकारते ही रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने स्कोर किया है। अभी देखिए तेलंगाना में राहुल गांधी का योगदान सज्जन कुमार जी को दिखता ही नहीं है ना, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो के बारे में कहते हैं वो एड ऑन करते हैं। कर्नाटक में एक सरकार थी तो क्या एड ऑन कर गए भाई, एड ऑन होता तो सरकार और मजबूत आती ना, तो लेकिन वो सरकार चली गई, लेकिन उनको एड ऑन फैक्टर लगता है। तो राहुल गांधी के प्रति देश का विश्लेषक वर्ग जो है वो बायस्ड है, रहा है हमेशा से, जब खासकर 2014 के बाद से ये रहा है। उसके अलग अलग कारण है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मजबूती से भारत जोड़ो यात्रा की, अपनी पार्टी को एक जनाधार दिया, एक जोड़, ये कनेक्ट बनाए, स्थिति बनाई कि सारे पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को। प्रेम कुमार जी, सर मैं बहुत कटु आलोचक हूं क्योंकि मैं डेटा का आदमी हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों को कांग्रेस ने नवाचार किया। अब मैं आपको एक उदाहरण से जाता हूँ, जैसे बहुत सारे आइस इंजन वाली कार ना, पुराने इंजन मतलब डीजल पेट्रोल चलने वाली कारों की जो फैक्ट्रियाँ वो खूब कैपेक्स कर रही हैं, नए नए मॉडल लेके आ रहे हैं, 170, 200, 250, 300 की स्पीड से चलेंगी, सनरूफ इधर, 5 बैग 6 बैग। ये भी एक नवाचार है, लेकिन नवाचार हमेशा कंपटीशन देख के किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक कार आ गई है तो आप उसके उस पुराने कन्वेंशनल नवाचार से कुछ नहीं होने वाला। तो जो वाजपेयी जी की बीजेपी का उदाहरण आप दे रहे हैं और ये जो मोदी जी की बीजेपी है, न्यू बीजेपी, इसमें बहुत फर्क आ गया, तो कंपटीशन डिफरेंट हो गया है। अब आपको वो पुराने ढर्रे वाले नवाचार काम नहीं करेंगे। जी राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस नवाचार करे। देखिए भाजपा ने नवाचार किया, उन्होंने अटल अडवाणी के युग से आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह का युग लेके आए। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस नवाचार करे, वो आगे बढ़े और वो भी गांधी परिवार से आगे बढ़कर उन नेताओं को एक्सप्लोर करे जो कि धरातल पर
सच में उन्हें जो है कुछ सर, जो है नहीं राहुल जी नहीं कर रहे ना, यही तो देखिए दिक्कत है। कमलनाथ के चेहरे पे आज भी आप मध्य प्रदेश लड़ेंगे, सचिन को हटा के आप अभी भी गहलोत जी के फेस पे चुनाव लड़े, कहाँ नवाचार कर रहे हैं आप? और झगड़ा चलते 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 आपने सरकारें गंवा दी, ये कहाँ नवाचार हुआ? आप वो ले नहीं पा रहे कि एक झटके में मैं बदलूंगा सबको, जिसको गुस्सा होना हो जाए, चेंज करो ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि Exactly, मैं कांग्रेस इसी को बात को चाहिए उदाहरण समझा। नवाचार करना है तो इस तरह का नवाचार करे। जी सज्जन जी, आपकी बारी है सर। देखिए, इसमें बात सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी नवाचार तो होती कि 2019 में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक युवा चेहरे को, एग्रेसिव चेहरे को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना देते शायद। लेकिन सवाल है कि भले ही गांधी परिवार इस पे एग्री कर जाए, जो उसको घेर के जो एक कोटरी बैठा हुआ है वो कभी नहीं करने देगा, क्योंकि सबको अपने बेटों की चिंता है, अपने हित की चिंता है। तो कांग्रेस के जो गांधी परिवार को घेर के, गांधी परिवार की दुविधा ये है, कांग्रेस की दुविधा ये है कि बिना गांधी परिवार के क्या होगा कि कांग्रेस बिखर जाएगी और गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस का ग्रोथ नहीं होगा। तो ये बड़ी ही विडंबना वाली स्थिति है। और जहां तक बात अभी है कि नवाचार क्या करेंगे, नवाचार टॉप से होता है। प्रदेश नेतृत्व में आप किसको लाएंगे, होना भी तो चाहिए, बदलाव टॉप पे चाहिए। टॉप का जगह वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है, लाए नहीं ना, इसलिए बचे नहीं। ये तो मतलब वही बात है, आप लाते रहते तो बचते। तो मैं शो खत्म कर रहा हूँ, खाली एक दिलचस्प एक किस्सा आप लोगों को बता देता हूँ। योगी जी से पहले वाला जब चुनाव हुआ था, जब अखिलेश जी सीएम बन गए थे, उस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुंबई आए थे प्रचार करने। यहाँ उत्तर भारतीय बहुत रहते हैं, तो मैं चला गया था मिलने उनसे। तो उन्होंने उस समय, सोचिए कितने पहले, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल तब तक नहीं होगा जब तक गांधी परिवार का कोई एक आदमी आके उत्तर प्रदेश से विधानसभा का चुनाव लड़े और ये प्रोजेक्ट करे कि मैं इस प्रदेश को चलाना चाहता हूं। ये उतनी पुरानी बात आज लोग कांग्रेस के खुल के कह रहे हैं कि प्रियंका जी को अगर यूपी से इतना प्यार है तो आए ना, फिर यहां चुनाव लड़े, ग्राउंड पे काम करें। नवाचार इसको कहते हैं। दिल्ली से बैठ के खाली नवाचार थोड़ी होता। मोदी जी देखिए ना, पंचायत चुनाव तक के प्रचार करने चले जाते हैं। नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। खैर, अभी चर्चा बहुत लंबी चलेगी, बहुत सारे चुनाव होने और तमाम चीज़ें होनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।